हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, आज है हमारा डेली नाइट टेस्ट सीरीज पार्ट 21। देखिए, इससे पहले 20 पार्ट कंप्लीट हो चुके थे, आज 21 है। बाकी जिसने नहीं देखे हैं वो देख लें, और जिसे पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। उत्तराखंड समाधान करके है, आप लोग सर्च करें और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की सीरीज को। और डेली मिले हमें आज 8:10 पर और मॉर्निंग 4 बजे। 2 सीरीज चलती हैं, उसका लाभ उठाइए क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीरीज होते जा रही हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलो शुरू करते हैं आज की सीरीज को। आप लोग जवाब देते रहें, मैं प्रश्न पूछते रहूँगा। पहला प्रश्न है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो दोस्तों, इसका जो हमारा सही आंसर होता है वो होता है सी, कोलकाता में। तो अब व्याख्या जान लेते हैं कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जिसे हम सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना जो सर्वप्रथम हुई थी वो कोलकाता में हुई थी। वो था सन दोस्तों हमारा 1767 में। और जिसे दोस्तों 1942 में देहरादून स्थानांतरित कर दिया जाता है। और वर्तमान में जो इसका हमारा मुख्यालय है वो हमारा कहाँ होगा, वो हमारे देहरादून में ही स्थित है मुख्यालय इसका। ठीक, अब बात करते हैं कि इसीलिए 1967 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर 200 वर्ष पूर्ण करने पर 15 पैसे का डाक टिकट भी जारी होता है। और दोस्तों, महत्वपूर्ण एक और है कि जब भारत का प्रथम डाक टिकट जारी हुआ था तो वो इसी भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी हुआ था। वो सन था दोस्तों कब, 1854। सबके सब महत्वपूर्ण है। अगर किसी को डाक टिकट पर वीडियो देखनी है तो स्क्रीन पर आपको लास्ट में वीडियो दिखाएगा कि डाक टिकट करके, तो उसको देखें एक बार। काफ़ी बेहतरीन वीडियो है। पहले उसे कमेंट पढ़ें, उसके बाद आप वीडियो देखें, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो शायद बनी थी मेरे से पहली बार कोई। तो बात करते हैं कि जब भारतीय सर्वेक्षण विभाग की बात करते हैं, जब प्रथम बार दोस्तों एवरेस्ट की हाइट जब नापते हैं तो उसकी ऊंचाई हमारी जो बताई थी 29,002 फीट। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको नोट कर लें। दूसरा प्रश्न है कि न्यार नदी किसकी सहायक नदी है। काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों न्यार नदी। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वह है ए, गंगा नदी। अब दोस्तों थोड़ा सा व्याख्या कर लेते हैं कि पश्चिमी न्यार व पूर्वी न्यार का दोस्तों संगम होता है, वो होता है हमारे सतपुली नौगांव के पास। पहली बात तो ये है। और दोस्तों, जब इसका उद्गम होता है किसका, हमारे न्यार नदी का, वो हमारे दूधातोली श्रेणी से होता है। श्रेणी, दूधातोली श्रेणी। बाकी अभी व्याख्या इसके ऊपर और बहुत करनी है हमें। जब दोस्तों हम बात करते हैं ना न्यार नदी की, तो दोस्तों न्यार नदी भी 2 जलधाराओं से मिलती है। पहली जलधारा उसको बोलते हैं पश्चिमी न्यार, दूसरी हमारी कौन सी, पूर्वी न्यार। पश्चिमी न्यार में दोस्तों दो जलधाराओं से मिलके बनती है। एक होती है हमारी शोलीगाड़ और दूसरी हमारी ढाईजूली गाड़। तो दोस्तों कहते हैं कि जो शिवली गाड़ और ढाईजूली गाड़ है, ये दोनों हमारे खिरसू नामक स्थान है पौड़ी गढ़वाल में। खिरसू का पर्यटन एक स्थल है हमारा खिरसू। तो वहाँ से नदियाँ निकलती हैं ऐसा माना जाता है। और दोस्तों, ये दो नदियाँ कौन सी, शिवली गाड़ व ढाईजूली गाड़ नदियाँ, ये हमारे पैठानी नामक स्थान पर मिलती हैं। और जहाँ से हमारे पश्चिमी न्यार का उद्गम होता है, वहाँ से लेकर सतपुली तक हमारे जो पश्चिमी न्यार की लंबाई है दोस्तों वह है 78 किलोमीटर। कुल 78 किलोमीटर की लंबाई है, कहाँ तक, सतपुली तक। अब हम इस नदी को यहीं पर ही हम रोक देंगे। अब हम दूसरी नदी देखेंगे, इसकी कौन सी, पूर्वी न्यार नदी। पूर्वी न्यार नदी दोस्तों जखमौली धार या गदरी पर्वत, कुछ भी आ सकता है। जखमौली धार आएगा या गदरी पर्वत आएगा। वहाँ से जब निकलते हैं दोस्तों, यह निकलती है शूशी गाड़ के नाम से निकलती है। लेकिन इसको एक और नाम से भी यहाँ से बोलते हैं कि इसको कैन्यूर गाड़ के नाम से भी इसको जानते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जब पूर्वी न्यार नदी निकलती है तो इसको कैन्यूर गाड़ की भी कहते हैं। और दोस्तों फिर वही स्थिति कि भाई हमारे जखमनी धार से लेकर सतपुली तक इसकी लंबाई हमारी 109 किलोमीटर। अगर कभी आपसे पूछ लिया कि पश्चिमी न्यार कौन सी सबसे लंबी नदी है, पश्चिमी न्यार या पूर्वी न्यार, तो दोस्तों ध्यान देना पूर्वी न्यार नदी। अब बात करें थोड़ा सा और आगे। जब दोस्तों हमारी नदी आती है न्यार नदी, इसका संगम गंगा पर होता है, वही प्रश्न था। तो जब गंगा पर होता है दोस्तों, ये मिलते हैं हमारे ब्यास घाट नामक स्थान पर, या उसको ब्यासी के नाम से भी हम जानते हैं। अगर दोस्तों ना ब्यास घाट ऑप्शन होगा ना ब्यासी होगा, तो दोस्तों ध्यान रखना फूल चट्टी नामक स्थान पर। आपने तीनों याद रखने हैं। और फिर उसके बाद हम नया नदी को कुछ और अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे नादगंगा, कुशजीर्णा और
खीर गंगा और शारण्य के नाम से। ये महत्वपूर्ण इसके उपनाम हैं, आप सभी याद कर लें। तीसरा प्रश्न दोस्तों, विक्टर मोहन जोशी का जन्म किस जिले में हुआ? तो आप लोग फटाफट आंसर दें इसका कि विक्टर मोहन जोशी का जन्म किस जिले में हुआ। तो इसका हमारा सही आंसर है वो है बी, अल्मोड़ा में। तो व्याख्या कर लेते हैं कि 1 फरवरी 1896 में अल्मोड़ा में इनका जन्म होता है और जो इनका मूल नाम या असली नाम था दोस्तों वो था विक्टर जोजफ जोशी। और फिर इनको हमारे उपनाम से भी जानते हैं, जैसे देशभक्त, वीर सैनिक, और विक्टर तो खैर नहीं होगा क्योंकि विक्टर तो इनका क्या था, हमारा मूल नाम था। इनके पिता का नाम था हमारा जयदत्त जोशी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। और इनके द्वारा दोस्तों मोहन जोशी द्वारा बागेश्वर में स्वराज मंदिर का निर्माण होता है। ठीक, इसीलिए कहते हैं कि बागेश्वर में स्वराज मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो वो किया था दोस्तों मोहन जोशी ने। लेकिन उसका उद्घाटन हमारे कौन करते हैं? हमारे 22 जून 1929 को महात्मा गांधी जी। सबके सब महत्वपूर्ण आप नोट करते चलें। और फिर दोस्तों मोहन जोशी को ईसाई समाज का उत्कृष्ट पुष्प भी कह के चले गए। कौन? हमारे महात्मा गांधी जी। किसमें? अपने यंग इंडिया के लेख में, जिन्होंने कोसानी के अंदर बैठ के लिखी थी ना, कहीं पर 14 दिन कहीं पर 12 दिन होता है। तो उस लेख में ये हमारे मोहन जोशी को ईसाई समाज का उत्कृष्ट पुष्प कहकर भी चल देते हैं। अब बात करते हैं कि मोहन जोशी को दरिद्र नारायणों का सेवक एवं असहयोग का श्रेष्ठतम सैनिक भी कहे गए। कौन? हमारे महात्मा गांधी जी। आप कुछ और फैक्ट जानते हैं कि विक्टर मोहन जोशी को असहयोग का वीर सैनिक, अभी मैंने कहा ना कि इनका उपनाम देखिए यहाँ पर मैंने वीर सैनिक आपको दिया था। तो इनको जो हमारे वीर सैनिक बोलते हैं वो बोलते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों जिनको देशभक्त नाम दिया था वो दिया था हमारे बद्रीदत्त पांडे जी ने। ठीक, और कहीं कहीं पर हमारा हरगोविंद पंत भी आता है। कहते हैं कि इन दोनों ने हमारे विक्टर मोहन जोशी को देशभक्त नाम दिया था। और फिर और महत्वपूर्ण है कि विक्टर मोहन जोशी ने इन हरगोविंद पंत को दोस्तों जननायक कहा था। बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना कि अल्मोड़ा का जननायक कौन है? तो हरगोविंद पंत। तो दोस्तों नाम दिया है किसने? हमारे मोहन जोशी ने ही। और उसके बाद दोस्तों और महत्वपूर्ण है कि खाद्य विभाग व काष्ठ कला विभाग की स्थापना कब होती है इनके द्वारा? ये विक्टर मोहन जोशी स्थापना करते हैं खाद्य विभाग, काष्ठ विभाग। तो दोस्तों 1925 सन होता है। और दोस्तों इन्हीं के सम्मान में, इनको सम्मान देने के लिए दोस्तों विक्टर मोहन जोशी पार्क भी हमारे कहाँ है? तो वो भी हमारे अल्मोड़ा में ही स्थित है। चौथा प्रश्न है कि नैनीताल कितने पहाड़ों से घिरा हुआ है? आसान सा प्रश्न, आपने आंसर देना है इसका। तो चलो फटाफट आंसर दो। तो इसका सही आंसर दोस्तों हाँ डी, 7 पर्वतों से। व्याख्या कर लेते हैं। 7 पर्वत दोस्तों वो है हमारे, पहला कौन सा, चलो और कम कर लेते हैं। पहला हमारा आयरपात, दूसरा हमारा देवपात, तीसरा चाइना पीक या नैना पीक सबसे ऊंचा हमारा पर्वत है। पहाड़ी है, पर्वत या पहाड़ी है वैसे। ठीक, इसकी जो ऊंचाई हमारी 2611 मीटर इसकी हमारी हाइट है। उसके बाद दोस्तों स्नो व्यू, आलम सरिया कांटा, शेर का डांडा व हांडीगढ़ी, ये हमारे कितने 7 पर्वत हो गए हमारे कहाँ के? नैनीताल के। अब हमारा पांचवा प्रश्न है कि उत्तराखंड से पद्म भूषण पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों कि प्रथम व्यक्ति पद्म भूषण पाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका हमारा सही आंसर है वो है बी, कमलेंदुमती शाह। नरेंद्र शाह की धर्म पत्नी थी कौन? कमलेंदुमती शाह, जो कि हमारे उत्तराखंड की, मतलब उत्तराखंड की स्वतंत्र नहीं, उत्तराखंड की पहली महिला सांसद होती हैं। अगर हम बात करें कि स्वतंत्र महिला कौन है तो वो हमारी कौन है? आप लोग फटाफट कमेंट करें। अब थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं, हमें तो व्याख्या करनी है। अब दोस्तों व्याख्या क्या करते हैं कि वही कि जो हमारे प्रथम भारत रत्न मिलता है वो गोविंद वल्लभ पंत को मिलता है। कब मिलता है? 1957 में मिलता है। और पद्म विभूषण जो सर्वप्रथम मिलता है वो डॉक्टर घनानंद पांडे जी को मिलता है। कब? विज्ञान के क्षेत्र में इनको मिला है। कब? 1969 में। अब बात करते हैं पद्म भूषण। पद्म भूषण दोस्तों सबसे पहले मिला था हमारे कमलेंदुमती शाह को ही। मिला क्यों था? समाज सेवा के रूप में। ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि किस कार्य के लिए मिला था? तो वो था हमारा समाज सेवा के रूप में। वो सन था दोस्तों 1958। और जो प्रथम
पद्मश्री मिला था वो मिला था दोस्तों हमारा वायरलेस विशेषज्ञ थे छत्रपति जोशी। आप लोग नोट कर लें, छत्रपति जोशी। टाइपिंग में थोड़ा छूट गया, जो भी टेलीग्राम पर देखेंगे इस चीज़ को तो आप लोग वहाँ पर नोट कर लेना। छठा प्रश्न है कि चौखुटिया किस नदी पर स्थित है। दोस्तों आपने आंसर देना है कि चौखुटिया किस नदी पर स्थित है। तो इसका हमारा सही आंसर है वह है बी, पश्चिमी रामगंगा। अब हम देखेंगे पश्चिमी रामगंगा के तट पर कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं। दोस्तों प्रमुख स्थान हमारे पश्चिमी रामगंगा पर सबसे पहले तो हमारा था गैरसैंण, जो कि हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। उसके बाद मैखौली, फिर चौखुटिया खुद जो मैंने पूछा था, फिर हाट, फिर मंसी, फिर हमारी भिकियासैंण, सभी महत्वपूर्ण है। फिर हमारा एक पटेर पानी, फिर कालागढ़। कालागढ़ पर तो इसमें क्या हमारा एक प्रमुख डैम भी बना हुआ है जिसको कालागढ़ बांध के नाम से हम जानते हैं। और ढेकाला, जिसको हम कॉर्बेट का हृदय या कॉर्बेट का प्रवेश द्वार के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ये सभी हमारे पश्चिमी रामगंगा तट पर स्थित हैं। सातवां प्रश्न है कि कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी किसका उपनाम है। तो बड़ा आसान सा प्रश्न दोस्तों, तो इसका हमारा सही आंसर है बी, अल्मोड़ा। व्याख्या कर लेते हैं। अल्मोड़ा के सारे उपनाम जानेंगे अब हम, क्योंकि हमारी खासियत ये इस सीरीज की हमारी और है क्या। तो बात करते हैं जब हमारे उपनाम की, तो दोस्तों राम क्षेत्र, आलमनगर, राजपुर या राजापुर, राजाओं की घाटी। राजपुर राजापुर का मतलब है कि राजाओं की घाटी। बाल मिठाई का घर, मोहन सिंह और सोहन सिंह दो भाइयों की प्रसिद्ध है बाल मिठाई अल्मोड़ा की। जो अल्मोड़ा से है तो कमेंट करें। उसके बाद ताम्र नगरी, हम बोलते हैं तो मरचुला को बोलते हैं वैसे ताम्र नगरी, लेकिन थोड़ी पीतल नगरी और ताम्र नगरी थोड़ा अंतर है। पीतल नगरी दोस्तों मरचुला को बोलते हैं, ताम्र नगरी एक बार आप ताम्र नगरी हम अल्मोड़ा को भी बोलते हैं, पीतल नगरी बोलते हैं मरचुला को। ठीक, थोड़ा देख लें आप लोग। उसके बाद कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी जो मैंने आप पूछा था, चंदों की उत्तरकालीन राजधानी, पता है आपको 1563 की बात होती है जब हमारा कौन बालो कल्याण चंद क्या करता है, राजधानी को स्थानांतरित कर देता है ना अल्मोड़ा में। तो चंदों की उत्तरकालीन राजधानी या चंदों की स्थायी राजधानी। और गेवाड़ क्षेत्र या गेवाड़ घाटी, रंगीलो बैराड भी इसको हम बोलते हैं। और एक और नाम महत्वपूर्ण हमारा क्या, उल्कापुरी। आठवां प्रश्न, मोनाल पक्षी पर कब डाक टिकट जारी हुआ। तो इसका जो हमारा सही आंसर है दोस्तों, बहुत बार बता चुका हूँ, तो इसका हमारा सही है वो है क्या, ए, 1975 में। तो व्याख्या कर लेते हैं कि मोनाल पर जो हमारा डाक टिकट जारी हुआ था वो 1975 में हुआ था। और बुरांस पर जो हुआ था हमारे 1977 में। और ब्रह्म कमल पर कब, हमारे 1982 में। ये तीनों तो आपको याद करने काफ़ी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। नवा प्रश्न है कि नारद शिला किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों नारद शिला, सोच के आंसर दें, जल्दीबाजी नहीं, फटाफट आंसर करो आप लोग। तो बिल्कुल इसका आंसर सही है हमारा डी, अलकनंदा के तट पर। क्योंकि दोस्तों इसलिए अलकनंदा के तट पर है क्योंकि बद्रीनाथ हमारे अलकनंदा के तट पर है। तो वही तो बात चली है नारदशिला की। अब थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं कि नारदशिला अलकनंदा तट पर हमारा स्थित है, जो कि चमोली में है, सबको पता है। उसके नारदशिला दोस्तों बद्रीनाथ के पंचशिलाओं में हमारा प्रमुख है, क्योंकि बद्रीनाथ की जो मुख्य प्रतिमा है वह हमारे इसी नारद कुंड से निकाली गई थी। थोड़ा देख लेते हैं कि बद्री की मुख्य प्रतिमा भगवान विष्णु के चिंतन मुद्रा वाली जो हमारी जो ये प्रतिमा है, काले रंग से निर्मित है। ठीक, काले रंग से मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर बद्रीनाथ में स्थापित करवाते हैं कौन, हमारे शंकराचार्य जी। और बद्रीनाथ जो मंदिर हमारा 3 भागों में बटा हुआ है, सिंह द्वार, मंडल और गर्भगृह। और जो हमारा आकार है किसका, नारद शिला का दोस्तों है क्या, त्रिकोणी शिला, वो त्रिकोण इसका आकार है हमारा। और बद्रीनाथ की जो पंचशिला हमारे, उसमें हमारा कौन सा, गरुण शिला, नारद शिला, मार्कंडेय शिला, नरसिंह शिला और वाराह शिला है। तो सबके सब आपको याद रखने हैं। 10वां प्रश्न है कि वीरांगना भागा धौन्यान का युद्ध किस चंद राजा के साथ हुआ था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर दोस्तों वह है सी, भारती चंद। तो आप व्याख्या कर लेते हैं। भारती चंद चंद वंश का 35वां राजा था, याद करना ही करना है। शासनकाल भी आपको याद करना है, 1437 से लेकर 1450 तक। और दोस्तों डोटी के साथ 12 वर्षीय युद्ध इसी के साथ होता है हमारा। डोटी के साथ जो 12 वर्षीय युद्ध करता है वो भारती चंद ही करता है। और उस युद्ध के दौरान 12 वर्ष के दौरान कट्टकली प्रथा के अंतर्गत नायक जाति की हमारी उत्पत्ति होती है। जो नायक जाति का अंत हमें 1929 में देखने को मिलता है।
काफ़ी लंबे समय बाद इसका अंत होता है। और जिस समय पर भारती चंद डोटी के राजा के साथ आक्रमण कर रहा था, तो उस समय पर जो डोटी का राजा था हमारा जयमल, या कहीं कहीं हमारा कौन सा यक्षमल इसको लिखा होगा, आप लोग सही कर लें। कहीं कहीं पर बोला हूँ यक्षमल, कहीं पर हमारा जयमल। और दोस्तों पहला राजा जो चंद वंश का प्रथम स्वतंत्र राजा हमारा होता है, क्योंकि अभी किसी को टैक्स नहीं पे करेगा। और दोस्तों आप अब तक जो डोटी के हमारे लोग थे वो कुमाऊं को पर्वत डोटी के नाम से जानते थे, और संपूर्ण अपने जितना उन्हें विजित किया था पूरे साम्राज्य को वो पर्वत डोटी के नाम से जानते थे। तो इससे आगे आप 36वां राजा पढ़ें, और कल आपको मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर। अच्छा कल तो हमारा, हाँ कोई नहीं, जो भी है मिलते हैं इसी समय इसी वीडियो पर। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।